केमिस्ट्री की अपनी एक अलग ही दुनिया है ना? इसकी अपनी एक भाषा है, अपने सिंबल्स हैं, अपने नाम हैं, एकदम एक सीक्रेट लैंग्वेज की तरह। तो आज हम इसी लैंग्वेज के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से को डिकोड करने वाले हैं। बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की और जानेंगे कि उनके ये अजीब से नाम आखिर रखे कैसे जाते हैं। अच्छा, तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। जरा इस फॉर्मूले को देखिए। क्या लग रहा है? देखकर ही सिर चकरा रहा होगा, है ना? मतलब इतने सारे लेटर्स, नंबर्स, एकदम कंफ्यूजिंग सा जाल। पर क्या हो अगर इसे पढ़ने का, इसे नाम देने का एक बिल्कुल सटीक तरीका हो, एक सिस्टम हो, एक कोड। अब वो कोड तो हम क्रैक करेंगे ही, पर उससे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये चीज है क्या। तो देखिए, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, उसके दिल में मतलब सेंटर में एक मेटल आयन होता है। सिज्विक की थ्योरी के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, मतलब लेता है, और इसे घेरे हुए होते हैं लिगेंड्स। ये वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, यानी देते हैं। तो एक ले रहा है, दूसरा दे रहा है, और इसी खास बॉन्ड को हम L से M की तरफ एक एरो बनाकर दिखाते हैं। तो आगे हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले केमिस्ट्री की इस सीक्रेट लैंग्वेज को थोड़ा और समझेंगे। फिर हम नाम रखने के कोड को क्रैक करेंगे और मिलेंगे इसके मेन कैरेक्टर्स से, लिगेंड्स और मेटल से। उसके बाद एक मज़ेदार चीज़ देखेंगे कि कैसे फॉर्मूला कभी-कभी धोखा भी दे सकता है। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपाउंड्स आखिर स्टेबल क्यों होते हैं। तो चलिए अब वो कोडबुक खोल ही लेते हैं। ये कोडबुक बनाई है IUPAC ने। पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम तैयार किया है जिससे पूरी दुनिया के केमिस्ट एक ही जुबान में बात कर सकें, कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ये पूरा सिस्टम आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 6 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। जरा ध्यान से देखते हैं। स्टेप 1, हमेशा पहले पॉजिटिव पार्ट यानी कैटायन का नाम और फिर नेगेटिव पार्ट यानी एनायन का। सिंपल। स्टेप 2, अब जो ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा है उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिगेंड्स का नाम और सबसे आखिर में मेटल का। स्टेप 3, अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा बार है तो डाई, ट्राई जैसे प्रीफिक्स लगा दो। स्टेप 4, जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं उनके नाम के आखिर में ओ लगाना है, याद रखिएगा, सिर्फ नेगेटिव वालों के। स्टेप 5, अब अगर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ही नेगेटिव चार्ज्ड है तो मेटल के नाम के एंड में 8 जोड़ना पड़ेगा। और आखिर में स्टेप 6, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल्स में ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो, बस हो गया। ओके, तो रूल्स तो समझ आ गए। अब जरा इन रूल्स के मेन कैरेक्टर्स से भी मिल लेते हैं, यानी लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल। देखिए, ज्यादातर न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए मामला बड़ा सिंपल है। उनका जो कॉमन नाम है वही इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसा कि केमिस्ट्री में होता ही है, कुछ VIP एक्सेप्शंस हैं, कुछ खास मेहमान हैं जिनके अपने स्पेशल नाम हैं। और ये हैं वो सबसे कॉमन वाले। पानी H2O को हम बोलेंगे एक्वा, अमोनिया NH3 को बोलेंगे एमाइन। यहां ध्यान देने वाली बात है कि इसमें डबल M आता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड CO को कहते हैं कार्बोनिल। ये नाम तो बस याद कर लीजिए, ये बार बार सामने आएंगे। अब आते हैं नेगेटिव लिगैंड्स पर, और यहां जिंदगी थोड़ी आसान है। बस एक सिंपल सा प्यारा सा रूल है, नाम के आखिर में O लगा दो, दैट्स इट, बस इतना ही। देखिए कितना सिंपल है। फ्लोराइड F- बन गया फ्लोरो, क्लोराइड Cl- बन गया क्लोरो, और सल्फेट SO4 2- बन गया सल्फेटो। एक बार ये पैटर्न समझ आ गया ना, फिर तो सब मक्खन है। अच्छा, अब सवाल यह है कि सेंट्रल मेटल का नाम कब बदलेगा। इसका जवाब है सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में, अगर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स मतलब ब्रैकेट के अंदर की पूरी टीम पर नेट नेगेटिव चार्ज है, सिर्फ तभी मेटल के नाम को छेड़ा जाएगा। और इसके कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स ये रहे। अगर आयरन यानी Fe किसी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है तो वो बन जाएगा फेरेट। कुछ मेटल्स तो और भी कूल हैं, वो अपने लैटिन नाम यूज करते हैं, जैसे सिल्वर Ag बन जाता है आर्जेंटेट, और लेड Pb बन जाता है प्लम्बेट। तो ये जो 8 एंडिंग है ना, ये एक सिग्नल है। ये चिल्ला चिल्ला के बताता है कि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। कभी कभी सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक ही लिगेंड दो मेटल सेंटर्स के बीच में एक पुल, एक ब्रिज का काम करने लगता है। इन्हें हम कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स, और इनको पहचानने के लिए इनके नाम के आगे ग्रीक लेटर म्यू लगा दिया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ये सब इतने सारे रूल्स, इतनी मगजमारी कर क्यों रहे हैं? नाम में इतनी एक्यूरेसी आखिर चाहिए ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री में कभी कभी एक ही फॉर्मूला आपको बुरी तरह धोखा दे सकता है। और यहीं पे एंट्री होती है आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट की। आइसोमर्स को आप केमिस्ट्री के आइडेंटिकल ट्विन्स समझ सकते हैं।
बिल्कुल हमशक्ल। उनके पास जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है यानी केमिकल फॉर्मूला, वो एकदम सेम टू सेम होती है, लेकिन उन इंग्रेडिएंट्स को अरेंज करने का तरीका यानी एटम्स का अरेंजमेंट बिल्कुल अलग होता है। और बस यही छोटा सा फर्क उनकी पूरी पर्सनालिटी, उनकी प्रॉपर्टीज को बदल कर रख देता है। ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन दोनों को देखिए, फॉर्मूला एकदम एक जैसा, पर ये दो बिल्कुल अलग कंपाउंड्स हैं। लेफ्ट वाले का नाम है पेंटा अमाइनो क्लोरोकोबाल्ट थर्ड सल्फेट। यहाँ सल्फेट आयन ब्रैकेट के बाहर है, तो ये बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। अब जरा राइट वाले को देखिए, इसका नाम है पेंटा अमाइनो सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यहाँ क्लोराइड आयन बाहर है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा। देखिए, फॉर्मूला एक पर नाम अलग, पहचान अलग और रिएक्शन भी बिल्कुल अलग। अब समझ आया नेमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है, एक समरी। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग। एटम्स कैसे जुड़े हैं, यही उनकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। और IUPAC नेमिंग सिस्टम हमें यही ताकत देता है कि हम उस स्ट्रक्चर को बिना किसी कंफ्यूजन के प्रिसाइजली बता सकें। तो चलो, हमने इन कंपाउंड्स का नाम रखना तो सीख लिया, पर एक ज्यादा गहरा सवाल अब भी बाकी है कि आखिर ये बनते ही क्यों हैं? क्या वजह है? इसका जवाब छिपा है स्टेबिलिटी की खोज में, और सिज्विक का एक रूल हमें इसका क्लू देता है। सिज्विक ने एक बड़ा ही कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि मेटल आयन जो है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स तब तक लेता रहता है जब तक कि उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगली नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर ना हो जाए। इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EAN रूल। चलो इसे एक्शन में देखते हैं। आयरन को लेते हैं, एटॉमिक नंबर 26। अब इस कॉम्प्लेक्स में उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, पर 6 लिगैंड से 12 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। तो टोटल कितना हुआ? 26 - 2 + 12, 36। बिल्कुल। अब कोबाल्ट को देखिए, एटॉमिक नंबर 27। इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 12 गेन किए और ये भी पहुंच गया 36 पर। और ये जो 36 का आंकड़ा है ना, यही है मैजिक नंबर। ये अगली नोबल गैस क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर है। तो ऐसा लगता है कि ये सारे कंपाउंड्स मानो स्टेबिलिटी के इस मैजिक नंबर को अचीव करने की रेस में लगे हुए हैं। लेकिन केमिस्ट्री में रूल्स हमेशा 100% पत्थर की लकीर नहीं होते, वो गाइडलाइन ज्यादा होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या EAN रूल हमेशा हर बार काम करता है या इसके भी एक्सेप्शंस हैं? और जवाब है बिल्कुल है, एक्सेप्शंस तो हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, कई ऐसे स्टेबल कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनका EAN 35, 37 या 38 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये कि EAN रूल एक ज़बरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट तो है, पर यह पूरी कहानी नहीं है। इसमें और भी पढ़ते हैं। तो देखिए, हमने शुरू किया था एक कंफ्यूजिंग से फॉर्मूले से, फिर उसे नाम देने का कोड सीखा और यहाँ तक कि उसकी स्टेबिलिटी के पीछे का एक बड़ा सीक्रेट भी जाना। हमने केमिस्ट्री की इस सीक्रेट लैंग्वेज की किताब का बस एक पन्ना ही तो पढ़ा है, पर यह सोचने वाली बात है कि मॉलिक्यूल्स की इस इतनी बड़ी लाइब्रेरी में अभी और कितने रहस्य हैं जो डिकोड होने का इंतजार कर रहे हैं।